नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी ब्रेक के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। हिंदी पर मचे सियासी घमासान के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने सफाई दी कि उन्होंने कभी भी हिंदी को दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपने की बात नहीं कही, बल्कि हिंदी को दूसरी भाषा के तौर पर सीखने की अपील की। केंद्र सरकार ने लगातार छठे साल रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान किया, जिसका फायदा 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं ई सिगरेट पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का भी अहम फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए दलीलों की डेडलाइन 18 अक्टूबर तय कर दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस के 17 नवंबर को रिटायर होने से पहले इस केस में फैसला आ सकता है। और चांद पर विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं होने के बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आज एक ट्वीट कर देश और विदेश में बसे भारतीयों को धन्यवाद करते हुए कहा कि वो आगे भी भारतीयों की उम्मीदों और सपनों को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। और आइए अब खबरों की शुरुआत विस्तार से। झारखंड की राजधानी रांची में एक ब्लॉक ऑफिस का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी विधायक जीतू चरण राम जनता के बीच फंस गए। आलम यह हो गया कि जिस दफ्तर का उन्होंने उद्घाटन किया उसी में उन्हें बंधक बना लिया गया। इससे पहले वहां नए ब्लॉक ऑफिस का उद्घाटन होना था, लेकिन उद्घाटन के लिए बनाए गए शिलापट में ब्लॉक प्रमुख का नाम न होने से आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की महिला नेता पार्वती देवी समेत पंचायत के कई प्रतिनिधि भड़क गए और धरने पर बैठ गए। हालांकि थोड़ी देर बाद वहां पहुंचे विधायक जीतू चरण राम ने बैठकर उन्हें समझाने की कोशिश की। प्रायोरिटी के तहत वो प्राथमिकता को ही तय करता है और उसी के तहत सारा योजना कार्यान्वित होता है। जो मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तहत जो मुख्यमंत्री कौन है बताइए। बीजेपी विधायक ने धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को लाख समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने और देखते ही देखते ये नोकझोंक और तीखी होती गई। दूसरे को अपमानित मत करिए। हम लोग अपमान हो रहे हैं। नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं। आप प्रोटोकॉल को नहीं मानते, सरकार को नहीं मानते, ऐसा नहीं होता है। लगातार 10 मिनट तक चली तीखी नोकझोंक और हॉट टॉक के बाद भी कोई हल नहीं निकला। इसके बाद गुस्से में आए विधायक जीतू चरण अपने समर्थकों के साथ ब्लॉक ऑफिस का फीता काटकर अंदर चले गए, जिससे ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नेताओं का गुस्सा और बढ़ गया और इन लोगों ने सांसद प्रतिनिधि को बाहर ही रोक लिया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जैसे तैसे सांसद प्रतिनिधि को वहां से निकाला, लेकिन गुस्साई महिलाओं ने नए ब्लॉक ऑफिस का गेट बंद कर विधायक को बंधक बना लिया और गेट खुलवाने की कोशिश करने वालों से उलझ पड़े। उग्र आजसू गुट के लोग बाहर बहस कर ही रहे थे कि विधायक जीतू चरण वापस जाने के लिए गेट पर पहुंचे, लेकिन वो बंद था। इस दौरान दोनों तरफ से एक बार फिर तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने पूरा जोर लगाकर गेट खोला और विधायक को बाहर निकाला गया। इस दौरान आजसू और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में उलझ पड़े, जिससे थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके बाद आजसू नेताओं ने विधायक जीतू चरण राम के खिलाफ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने, हाथापाई करने और धक्का मुक्की कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। वाराणसी में विकराल रूप ले चुकी गंगा अब खतरे के निशान को पार कर गई है। लगातार बढ़ोतरी के बाद गंगा का जलस्तर खतरे का निशान 71.26 मीटर से 1 सेंटीमीटर ज्यादा यानी 71.27 मीटर पर दिखाई दिया, जिसकी वजह से देखिए कैसे गंगा अपने उफान पर है। बाढ़ के बाद दशाश्वमेध घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक की दशा देखिए, कैसे वहां सब कुछ डूबा हुआ है। कैसे जो नावें बीच गंगा में दिखाई देती थी अब वो काफी दूर लबालब भरे पानी में उतरती दिख रही हैं। उधर 80 घाट भी पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आया। वहां हवन मंडप, सुबह बनारस वाली जगह सब जलमग्न दिखाई दी। तो कभी यहाँ 80 घाट जो गुलजार रहा करता था लोगों से, वहाँ पे आज बाढ़ देखने वालों की भीड़ है, या ऐसे कह ले कि बाढ़ के नजारे को देख रहे हैं लोग। सुबह बनारस का बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड का लेवल वाटर लेवल से देख सकते हैं, लगभग करीब आ गया है। ये हवन मंडप था, हवन मंडप डूबने के कगार पे है, या कहिए कि पूरी तरीके से पानी में समा चुका है। बाढ़ का पानी बढ़ने की वजह से गंगा के किनारे लगने वाली दुकानें अब काफी दूर सड़कों पर लगने लगी हैं, लेकिन वहां भी पानी के पहुंचने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
पंडित जी की देखिए यहाँ चौकी लगी है। ये चौकियां कभी घाट किनारे, गंगा जी के किनारे हुआ करते थे। और यदि हम बात करें भक्तों की, श्रद्धालुओं की, तो निश्चित तौर पर श्रद्धालु भी यही नहा रहे हैं। गंगा में रोजाना करीब 2 फीट पानी बढ़ने से नावों के सहारे रोजी रोटी चलाने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि गंगा के इस रौद्र रूप को देखने के बाद कोई भी गंगा में सैर के लिए नहीं जाना चाहेगा। कुछ करीब 24 इंची 26 इंची 2 फीट मान के चलिए, रोज प्रतिदिन बढ़ रहा है। सैलानी आ नहीं रहे। नहीं, सैलानी कहाँ आएंगे, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, उधर जिधर से आने वाले थे। इतना ही नहीं, गंगा का अपने की ओर भी चल पड़ा है, जिससे लोग अपना सामान सुरक्षित जगहों पर ले जाते हुए दिखे। गंगा की सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है। वरुणा के दोनों किनारों की 1 दर्जन बस्तियों में नाव चलने जैसे हालात बन गए हैं। गंगा अपने रौद्र रूप में आ गई है। और गंगा रौद्र रूप क्या होता है ये आप देख सकते हैं कि उन सड़कों पे गंगा बह रही है जहाँ कभी लोग चला करते थे, कभी गाड़ी चला करते थे। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि गंगा का ये स्वरूप लोगों के लिए न केवल आश्चर्य करने वाला है, बल्कि हैरान परेशान करने वाला है। माना जा रहा है कि अगले 1 सप्ताह तक वाराणसी में बाढ़ के यही हालात रहने वाले हैं। हालांकि इन हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ समेत जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि बचाव राहत के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। वहीं भदोही में भी गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। वहां गंगा खतरे के निशान से महज 40 सेंटीमीटर नीचे देखी गई। पिछले कुछ दिनों से बढ़े गंगा के जलस्तर ने वहां के कई गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि वहां के गुलेरी समेत कई घाटों को गंगा के पानी ने डुबो दिया। फिलहाल भदोही में गंगा का जलस्तर 89.60 मीटर पर पहुंच गया, जो खतरे के निशान से महज 40 सेंटीमीटर दूर है। वहां 80 मीटर पर खतरे का निशान है, जिससे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। इन इलाकों में गंगा उपजाऊ जमीन का बड़े पैमाने पर कटान कर रही है। इस समय हम गुलौरी घाट पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो मट्टी के करार हैं वो लगातार कट रहे हैं। आप देख सकते हैं गंगा लगातार बड़ा जलस्तर कई कटान कर चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं जो घाट था काफी आगे तक था, लेकिन लगातार जो हो रहा कटान है इससे मट्टियां कट गई हैं। ऐसे में जो ऊपर रह रहे लोग हैं उनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं अब गंगा के पानी ने गांव की तरफ रुख कर लिया है, जिससे किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। लेकिन चेतावनी के बाद भी लोग अपने कच्चे घरों को नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि जिस तेजी के साथ पानी बढ़ रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो बड़ी संख्या में मकान पानी में डूब जाएंगे। गंगा का रौद्र रूप आप देख सकते हैं, कितने तेज बहाव के साथ गंगा इस समय अपने रूप को धारण की हुई है। लगातार जो गंगा का तेज है वो बढ़ना हुआ है। आप देख सकते हैं गंगा का बहाव काफी तेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही तेज है जो लोगों को चिंता बनाए रखे है। हालांकि गंगा के खौफ के साए में जी रहे लोगों की उम्मीदें केवल प्रशासन से हैं, लेकिन दावा है कि अभी तक ना ही कोई अधिकारी वहां आया है, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे लोग खुद को सुरक्षित समझें। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, और कहाँ जाए पब्लिक, क्या करे। और कोई ना डीएम, ना कोई जज, ना कोई यहाँ पे आया ही नहीं, कोई जांच में आया ही नहीं है। तो कहाँ जाएंगे, बाढ़ में स्थिति में लोग कहाँ जाएंगे। हालात ये हैं कि लोगों के खेत गंगा की चपेट में आ गए हैं, जिसने उनकी चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि पानी तो 15-20 दिन में कम हो जाएगा, लेकिन इससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई साल भर नहीं हो पाएगी। भारत सरकार ने ई सिगरेट पर बैन लगाने का फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ई सिगरेट यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को बनाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। First, a decision to ban e-cigarettes, which is also otherwise technically called the ENDS, right? It is called the ENDS because it is electronic nicotine delivery system, ENDS, the formal technical name of e-cigarettes. Now, what does the ban mean? It means production, manufacturing, import, export, transport or sale or even distribution and storage and advertisement relating e-cigarettes are all banned. हालांकि भारत कोई पहला देश नहीं है जहां ई सिगरेट को बैन किया जा रहा है। अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बना था। दरअसल ई सिगरेट का सेवन करने से डिप्रेशन होने की संभावना दोगुनी हो जाती है। एक शोध के मुताबिक जो लोग ई सिगरेट का सेवन करते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा 56% तक बढ़ जाता है। वहीं लंबे समय तक इसका सेवन करने से ब्लड क्लॉट की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहली बार नियमों के उल्लंघन पर 1 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रस्ताव दिया है। वहीं 1 से अधिक बार नियम तोड़ने पर 5 लाख का जुर्माना और 3 साल तक की जेल की सिफारिश की गई है। दरअसल ई सिगरेट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इनहेलर होता है, जिसमें निकोटिन और अन्य रसायन युक्त तरल भरा जाता है।
ये इनहेलर बैटरी की ऊर्जा से इस लिक्विड को भाप में बदल देता है, जिससे पीने वाले को सिगरेट पीने जैसा एहसास होता है। ई सिगरेट में जिस लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है वो कई बार निकोटीन होता है, जो बेहद खतरनाक है। मध्य प्रदेश में जान जोखिम में डालकर लोग एक नाला पार करने को मजबूर दिखे। मध्य प्रदेश के देवास में लगातार हो रही बारिश के बाद लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार करने को मजबूर दिखे। मध्य प्रदेश के हरदा में उफान मार रहे एक नाले पर बने पुल पर बाइक सवार 2 लोग नाला पार करने की कोशिश के दौरान गिर गए, जिनमें से एक पानी में बह गया और उसने तैरकर अपनी जान बचाई। हरियाणा के फरीदाबाद में गाड़ी में टक्कर का विरोध करने पर एक कार सवार ने एक स्कूल के मैनेजर को बोनट पर लटकाकर 5 किलोमीटर तक घुमाया। यूपी के बस्ती में एसबीआई बैंक के कैशियर और गार्ड के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गार्ड ने कैशियर पर राइफल की बट से हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जैन मंदिर से कुछ चोर 3 मूर्ति, चांदी के बर्तन और दान पेटी चुरा कर ले गए। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एसबीआई बैंक में लड़के ने मौका देखते ही 10 लाख रुपए की चोरी कर ली, लेकिन उसकी चोरी बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में बल्ला कांड से सुर्खियों में आए बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर डांस किया। अभिनेता राजकुमार राव और मौनी रॉय की फिल्म मेड इन चाइना का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे कुछ ही मिनटों में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। चाइना से इतना डर मत, तेरे को कोई अफगानिस्तान या सीरिया नहीं भेजे, चाइना ही भेजे। What Indian people want? Good road. Fact. Tiger close to. तमिलनाडु के वेल्लूर में डीएमके के कार्यकर्ताओं ने हिंदी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर कालिख पोत दी। हिंदी को देश की एक भाषा बनाने वाले अमित शाह के बयान पर तमिलनाडु में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और डीएमके इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक नजर आ रही है। वेल्लूर में पार्टी के कार्यकर्ता गुडियाथम रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां बोर्ड पर हिंदी में लिखे गए स्टेशन के नाम पर कालिख पोत दी। इसके बाद हिंदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। डीएमके इस मुद्दे पर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है। Our leader, Mr. M.K. Stalin, has announced that there is going to be a protest in all the district headquarters in the state of Tamil Nadu against the statement made by Mr. Amit Shah that Hindi has to be the identity. Hindi should become the identity of India to the world. India is for everybody, but BJP wants India to be Hindia. That is why this protest. इस बीच तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत भी इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि अगर देश के लिए एक कॉमन भाषा होती है तो ये देश के विकास और एकता के लिए अच्छा होता, लेकिन दुर्भाग्य से हम देश में एक भाषा नहीं कर सकते। अगर हिंदी थोपी गई तो न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि दक्षिण भारत का कोई राज्य इसे मंजूर नहीं करेगा, यहाँ तक कि उत्तरी भारत के कुछ हिस्से भी इसका विरोध करेंगे। चर्चा है कि रजनीकांत जल्द ही तमिलनाडु में अपनी सियासी पारी शुरू कर सकते हैं। इससे पहले अभिनेता से नेता बने कमल हसन ने एक वीडियो जारी कर हिंदी थोपे जाने का विरोध किया था और अमित शाह पर तंज भी कसा था। लेकिन इस बीच अमित शाह ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में अपने बयान को साफ करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी क्षेत्रीय भाषाओं पर हिंदी को थोपने की बात नहीं कही। उन्होंने सिर्फ अपनी मातृभाषा के बाद हिंदी को दूसरी भाषा के तौर पर सीखने की गुजारिश की थी। अमित शाह ने कहा कि वो खुद गैर हिंदी भाषी राज्य गुजरात से है और इस मामले में कोई राजनीति करना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है। इसके बाद डीएमके ने भी हिंदी पर अपना विरोध वापस ले लिया। स्टालिन ने कहा कि पहले अमित शाह का दिया गया बयान निजी था और हिंदी तमिल पर नहीं थोपी जा रही। बिहार की राजधानी पटना में लगातार हो रही बारिश से एम्स में पानी घुस गया। एम्स के बेसमेंट से लेकर वार्ड तक में पानी जा घुसा, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एम्स के मेडिकल स्टोर में भी लगभग 1 फीट तक पानी भर गया। साथ ही कैंसर पीड़ित मरीजों के वार्ड में भी पानी घुसने से उन्हें काफी परेशानी हुई। एम्स के एडमिन बिल्डिंग के पीछे पार्किंग में भी लगभग 6 फीट पानी भरने से एसी का सिस्टम फेल हो गया। एम्स प्रशासन पानी निकालने के लिए 5 मोटर पंप सेट लगाकर पानी निकालने की कोशिश कर रहा है। और अब देश के करोड़ों छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर।
हर साल 12वीं के बाद छात्रों को दाखिले के लिए कॉलेज की दौड़ लगानी पड़ती है, लेकिन अब इस मुश्किल से निजात मिलने वाली है, क्योंकि छात्रों को दाखिला अब कट ऑफ के आधार पर नहीं मिलेगा, बल्कि उनकी काबिलियत के आधार पर उन्हें दाखिला मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक प्रस्ताव दिया है, जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दाखिले के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। इस प्रस्ताव को जल्द ही अमल में लाया जाएगा। नए प्रस्ताव के मुताबिक कॉलेजों में दाखिला पाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कॉमन टेस्ट करवाएगी। दरअसल ऊंची कट ऑफ लिस्ट की वजह से कई योग्य छात्र अच्छे कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाते हैं। 99% अंक लाने के ट्रेंड पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। नए प्रस्ताव के तहत कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर छात्रों की लिस्ट जारी होगी और फिर कॉलेज अपनी जरूरत के हिसाब से छात्रों को दाखिला दे सकेंगे। अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही करीब 80 कॉलेज हैं, जिनमें दाखिले के लिए हर साल 5 लाख से ज्यादा छात्र आवेदन करते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेरिट के आधार पर ही दाखिला दिया जाता है। ऐसे में नए नियम के लागू होने से देश भर के छात्रों को फायदा मिलेगा। इधर शिमला में महंगी फीस को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दूसरे दिन भी फीस बढ़ाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कुछ बदमाशों ने 60 साल के किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन संसद ने भारत पाकिस्तान को एक साथ बैठकर कश्मीर मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से कोई हल निकालने की सलाह दी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सड़क पर होर्डिंग गिरने से मरने वाली लड़की सुभाश्री के घर उसके घर वालों से मुलाकात की। यूपी के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से अब तक 70 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यूपी के बस्ती में अधिकारियों की लापरवाही के चलते आधे अधूरे बने नहरों में पानी खोल दिया गया, जिससे किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। कजाकिस्तान में हो रहे विश्व चैंपियनशिप में भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम वर्ग में अमेरिका की सारा हिल्डेब्रैंड को हराकर 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। नई दिल्ली में पूर्व भारतीय बल्लेबाज दिनेश मोंगिया ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। दिनेश मोंगिया लंबे समय से टीम से बाहर थे। दंगल फिल्म के डायरेक्टर नीतेश तिवारी की अगली फिल्म रामायण होगी, जिसमें राम और सीता के रोल में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण हो सकते हैं। आयुष्मान खुराना और नुसरत भरूचा की फिल्म ड्रीम गर्ल ने 5 दिनों में 57 करोड़ की कमाई कर ली है। लद्दाख में भारतीय फौज के जवानों ने सैन्य अभ्यास कर पाकिस्तान और चीन को अपनी ताकत का एहसास कराया और ये बता दिया कि वो किसी भी स्तर पर चीन और पाकिस्तान से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय सेना के जवानों ने आसमान से जमीन तक अपनी ताकत और शौर्य का परिचय दिया। लद्दाख में हुए इस युद्धाभ्यास में जल, थल और वायु तीनों सेनाओं ने अपना दम दिखाया। लद्दाख के पठारों पर जब सेना के अत्याधुनिक T-90 भीष्म टैंक एक साथ चले तो उसकी गड़गड़ाहट से लद्दाख की पहाड़ियां, वादियां भी थर्रा उठी। जब एक साथ कई भीष्म टैंक चले तो धूल के गुबार के साथ भारतीय सेना का जोश से भरा दम साफ झलक रहा था। वहीं सेना की जिप्सी ने भी टैंकों का पूरा साथ दिया। T-90 भीष्म टैंकों ने पहाड़ी इलाकों के साथ नदी को पार करने का भी अभ्यास किया। वहीं आर्मी के जवानों के साथ साथ एयरफोर्स के विमानों ने भी अभ्यास में हिस्सा लिया। सैन्य अभ्यास के दौरान सेना ने अमेरिका में बने ट्रांसपोर्ट प्लेन C-130J, इजराइल में बने हेरोन UAV और रूस में बने Mi-17 V5 चॉपर का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने पैराशूट के जरिए लद्दाख की पहाड़ियों पर कूदने का अभ्यास किया। एयरफोर्स के C-17 विमानों ने रात के अंधेरे में भी सामान पहुंचाने की क्षमता का प्रदर्शन किया और सेना की पूरी मदद करने का अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास के दौरान उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के जवानों ने अत्याधुनिक तकनीक के हथियारों और सामग्री का इस्तेमाल किया। उत्तराखंड के काशीपुर के बाजपुर में पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, तभी एक कर्मचारी सभी मानकों को ताक पर रखकर स्टंट करता हुआ नजर आया। कर्मचारी क्रेन से लटकी तार पर डांस करते हुए दिखाई दिया, जो खुद ही अपनी मौत को न्योता दे रहा था। दरअसल सुल्तानपुर पट्टी में पिछले लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी दौरान सड़क निर्माण में लगा एक कर्मचारी बिना हेलमेट के क्रेन से तार पर लटक गया और दूर कहीं बज रहे गाने पर तार पर ही लटके लटके डांस करता रहा। हालांकि बाद में क्रेन ड्राइवर ने क्रेन में लटके कर्मचारी को नीचे उतारा।
प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, वहां वो भारतीय समुदाय से मिलना नहीं भूलते। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय ही हैं और वो उनसे जुड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या बढ़कर 27 करोड़ 20 लाख हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी होने वाली रिपोर्ट द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में फैले प्रवासियों में भारतीयों की तादाद करीब 1 करोड़ 75 लाख के साथ पहले नंबर पर है। वहीं मैक्सिको इस सूची में 1 करोड़ 18 लाख प्रवासियों के साथ दूसरे पायदान पर है। तीसरे पायदान पर चीन दूसरे पायदान पर है। तीसरे पायदान पर चीन 1 करोड़ 7 लाख और चौथे नंबर पर 1 करोड़ 5 लाख प्रवासियों के साथ रूस है। इसके अलावा सीरिया 82 लाख, बांग्लादेश 78 लाख, पाकिस्तान 63 लाख, यूक्रेन 59 लाख, फिलीपींस 54 लाख और अफगानिस्तान 51 लाख के साथ टॉप 10 देशों में शामिल है। यूएन की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर की कुल प्रवासी आबादी का 6% हिस्सा भारतीय है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अर्थव्यवस्था की सुस्ती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट किया और लिखा, रोज रोज 5 ट्रिलियन कहने से आर्थिक सुधार नहीं होगा और न ही विदेशों में प्रायोजित इवेंट करके निवेश आएंगे। इस सरकार में निवेशकों का भरोसा डगमगा चुका है। अमिताभ बच्चन के मेट्रो के समर्थन में ट्वीट के बाद लोग उनके मुंबई स्थित घर जलसा के बाहर इकट्ठा हुए और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही पेड़ों को बचाने की अपील की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की घुसपैठ का वीडियो जारी किया है, जिसमें पीओके के हाजीपुर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हो रही घुसपैठ की कोशिश में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 जवानों को ढेर कर दिया। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत अपने पूरे परिवार के साथ केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारधाम पहुंचे। सेना प्रमुख का मंदिर समिति ने जोरदार स्वागत किया, साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। इस त्योहारी मौसम में रेल यात्रियों को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिलेगा। दिल्ली कटरा रूट पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को नवरात्र में गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में रहने वाले 4वीं क्लास के छात्र ने अपने ट्यूशन टीचर की हत्या कर दी। छात्र ट्यूशन टीचर से उसकी मां को उधार पैसे न देने से नाराज था और इसीलिए चाकू गोदकर हत्या कर दी। चीन के अर्ध स्वायत्त वाले क्षेत्र हांगकांग में पीक आवर्स में चलने वाली एक ट्रेन जो कि 500 यात्रियों को ले जा रही थी, वो अचानक पटरी से उतर गई। हादसे में करीब 8 लोग घायल हो गए। वहीं बाकी यात्रियों को दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला गया। अमेरिका के फॉर्मिंगटन में प्रोपेन से जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से आसपास मौजूद गाड़ियां और इमारतों को नुकसान पहुंचा। इंडोनेशिया के जंगलों में भीषण आग लगने के बाद राष्ट्रपति विडोडो ने कहा कि आग से निपटने के लिए जल्द ही एक्शन लेंगे। हैती के पोर्ट आ प्रिंस में ईंधन के संकट पर विरोध प्रदर्शन जारी है। लोगों ने सड़कों पर मोर्चाबंदी कर टायरों में आग लगा दी। कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन की संसद में कश्मीर पर बहस के दौरान भारत को समर्थन मिला और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को फटकार मिली। हालांकि कई देशों के प्रतिनिधियों ने भारत को समर्थन देते हुए यूरोपियन यूनियन में कश्मीर के मुद्दे पर बहस को गैर जरूरी करार दिया। लेकिन 11 साल बाद यूरोपियन यूनियन में जब कश्मीर पर बहस हुई तो ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा ज्यादातर देशों ने कश्मीर से 370 हटाने के फैसले पर भारत को समर्थन दिया और पोलैंड के सांसद ने तो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की फजीहत कर दी। India is the greatest democracy of the world, and in the context, and I believe we need to take a broader view. We need to look at acts that took place also in India and in Jammu and in Kashmir. And these terrorists, they didn't land it from the moon. They were coming from the neighboring country. We should see it against this background, and we as European democracy should support democratic India. और इसी तरह इटली के सांसद ने भी पाकिस्तान को आतंक को पनाह देने वाला देश करार दिया और कहा, पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। पाकिस्तान ऐसी जगह है जहां से आतंकी यूरोप में आतंकी हमलों को अंजाम देने की योजना बनाने में सक्षम है। वहीं ब्रिटेन की ओर से भी भारत को जोरदार समर्थन मिला और पाकिस्तान को फटकार मिली।
जॉफ्री वैन ऑर्डन ने कश्मीर के मामले में लिए गए पीएम मोदी के फैसलों को जायज ठहराया और पाकिस्तान के हालात पर सवाल उठाए। Brought in by Prime Minister Modi will give the same rights to the people of Kashmir as those in the rest of India, and we should look at what's happening in Pakistan if we really want to see abuse of rights, women, religious minorities and transgender people, and all the difficulties that they face in that country. यूरोपियन यूनियन की संसद में कई देशों ने भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने को कहा। Regional cooperation in South Asia is now more essential than ever, and we will continue to encourage India and Pakistan to resume dialogue and find a peaceful solution for their dispute. पाकिस्तान ने अपनी ओर से कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने और अपने झूठ के प्रचार की कोशिश की, लेकिन उसे यूरोपियन यूनियन में भी कामयाबी नहीं मिली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके दिल्ली स्थित पीएम आवास पहुंची। इस दौरान सीएम ममता ने पीएम मोदी को मिठाई और कुर्ता दिया। साथ ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को बंगाल आने का न्योता भी दिया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम के साथ चर्चा अच्छी रही। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने राज्य के लिए 13,500 करोड़ रुपए की मांग की है। ममता बनर्जी ने पीएम से आग्रह किया है कि वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोल ब्लॉक का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में आकर करें। साथ ही ममता ने पीएम को पश्चिम बंगाल में होने वाले बिजनेस समिट के लिए भी न्योता दिया। प्राइम मिनिस्टर को तो बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। हमें बंगाल का नाम जो चेंज करने का जो बात है, पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला में करने के लिए, बांग्ला राज्यों से जुड़ के उसका बारे में बहुत दिन हम लोगों ने असेंबली में इसको पास किया है। हमारा एमपी टीम भी प्रधानमंत्री का पास पहले आए थे, इसके बारे में हम चर्चा किया। उन्होंने इसको कुछ ना कुछ करने का वादा जरूर उन्होंने किया। पंजाब के लुधियाना में आधी रात को एक शख्स ने बच्चा चोरी करने की कोशिश की, लेकिन सही समय पर परिजनों की नींद खुल गई, जिसकी वजह से बच्चा चोरी करने वाला शख्स अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। देर रात करीब 1:15 बजे परिवार के लोग घर के बाहर गली में गहरी नींद में सो रहे थे। तभी एक शख्स रिक्शे से आया और चुपके से वहां सो रही बच्ची को उठाकर रिक्शे पर रख लिया। इस बीच परिवार की एक महिला सदस्य की आंख खुल गई और महिला फौरन बच्चे को रिक्शे से उठाकर अपनी गोद में लेने के बाद शोर मचाने लगी। ये पूरी घटना वहां पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ ईडी को अलग अलग लोगों से 200 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजे गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ ईडी को अलग अलग लोगों से 200 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में एक बार फिर वाम दलों ने बाजी मारी। सभी 4 पदों पर वामपंथी दलों के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जिसमें आईसी घोष नई जेएनयू एसयू अध्यक्ष चुनी गई। देश भर के कॉलेज में अब एडमिशन के लिए कट ऑफ के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि देश की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अब एडमिशन के लिए कॉमन टेस्ट का प्रावधान लागू करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय जल्द ही प्रस्ताव ला सकता है। पूर्वांचल में तबाही मचा रही गंगा वाराणसी में खतरे के निशान को पार करते हुए 71.27 मीटर ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने की वजह से निचले इलाके डूब गए। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी बारिश और बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पश्चिमी अफ्रीका के सेनेगल के डेकर में आए तूफान ने जमकर तबाही मचाई। तूफान के कारण एक नाव समंदर में डूब गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 35 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में राष्ट्रपति अशरफ गनी की रैली में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई और 31 लोग घायल हुए हैं। फिलीपींस के दक्षिण कोटाबाटो के तबोली कस्बे में एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहा ट्रक खाई में गिर गया। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर एक साथ 3 बड़ी फिल्में रिलीज होंगी। प्रस्थानम, द जोया फैक्टर और पल पल दिल के पास बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने को तैयार है। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ की फिल्म प्रस्थानम का नया गाना रिलीज हो गया है। सुखविंदर सिंह की आवाज में गाए गए गाने हाजी अली को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। बुखारी रहमतुल्लाह
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दलीलें पूरी करने के लिए डेडलाइन तय किए जाने से नवंबर तक फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 18 अक्टूबर तक दलीलें पूरी करने की डेडलाइन तय कर दी है। इससे पहले दोनों पक्षों के वकीलों राजीव धवन और सीएस वैद्यनाथन की ओर से दी गई टेंटेटिव अवधि को देखने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा लगता है कि अयोध्या मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर 2019 तक पूरी हो जाएगी। सीजेआई ने कहा कि सभी पक्ष अपनी दलीलें 18 अक्टूबर तक पूरी कर लें। उन्होंने संकेत दिया कि अगर समय कम रहा तो शनिवार को भी मामले की सुनवाई कर सकते हैं ताकि फिर फैसला लिखा जा सके। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मध्यस्थता को लेकर पत्र मिला है, दोनों पक्ष आपसी बातचीत कर मसले का समझौता करना चाहते हैं तो कोर्ट के समक्ष रखें। इस पर मुस्लिम पक्ष ने 27 सितंबर तक अपनी दलीलें खत्म करने की बात कही है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने सवाल जवाब में 2 दिन और लगने की बात कही। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि हमें भी 2 दिन और सवाल जवाब के लिए लगेंगे। इस तरह दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 4 दिन सवाल जवाब में लगेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि 18 अक्टूबर तक इस मामले की सुनवाई पूरी हो सकेगी और हो सकता है कि 17 नवंबर से पहले फैसला भी आ जाए, क्योंकि 17 नवंबर को सीजेआई रंजन गोगोई रिटायर होने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि इसी साल अयोध्या विवाद का निपटारा हो सकता है। मध्यस्थता को लेके हिंदू महासभा का बहुत ही क्लियर स्टैंड है। हम नहीं चाहते हैं कि जहां पे भगवान राम अवतारित हुए, जहां पैदा हुए, वहां की सिंगल इंच भी जमीन कॉम्प्रोमाइज करें। इस बीच हिंदू पक्षकार ने अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट से डेडलाइन तय किए जाने पर खुशी जाहिर की और दावा किया कि फैसला राम मंदिर बनाए जाने के पक्ष में ही आएगा। चल गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकॉर्ड देखा है, जहां रामलला विराजमान है उसके नीचे शंकर जी का मंदिर है। वहीं बीजेपी नेता भी अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से संतुष्ट दिखाई दिए। उन्होंने भी जल्द राम मंदिर बनने की उम्मीद जताई। कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने डे टू डे सुनवाई करके करोड़ों हिंदुओं के मन में जो प्रभु श्री राम के लिए, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे, अब मुझे पूरा उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। देखिए, समयबद्ध सीमा में निर्णय लेने का जो एक ऑब्जर्वेशन सर्वोच्च न्यायालय दिया है, ये स्वागत योग्य है। माननीय मुख्य न्यायाधीश का कहना एकदम सही है, जल्द से जल्द सुनवाई हो और ये बहुत स्वागत योग्य उनका ऑब्जर्वेशन है। हालांकि मुस्लिम पक्षकार अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलग अलग राय रखते नजर आए। क्या खेल खेल रहे हैं वो लोग, ये समझ में नहीं आ रहे। बड़ी ताज्जुब खेज बात है। लेटर जो मीडिएशन चाह रहे, लेटर लिखते हैं और लेटर जाता है, जिसके पास जाता है वहां से लेटर निकलता है या कोई वो खुद देते हैं, नहीं मालूम। ताज्जुब है। उनके इस फैसले को खैर मकदम करते हैं और मैं समझता हूं कि उन्होंने ये एक टाइम फ्रेम के अंदर सारी चीजें जो तय करी है, मुझे लगता है कि मुस्तकबिल के लिए ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है। कोर्ट को ही इस पर फैसला सुनाना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन में कुछ लोग ऐसे हैं, मेडिसिन में जैसे श्री श्री रविशंकर हैं या और दूसरे लोग हैं जिनकी अपनी चाहत ये है कि साहब मुसलमान दावा छोड़ दें मस्जिद का। शायद यही वजह रही कि चीफ जस्टिस ने डेडलाइन के साथ आपसी बातचीत से भी अयोध्या मसले पर समझौते का रास्ता खुला रखा। अब आपको बताते हैं कि अयोध्या विवाद में अब तक अहम पड़ाव कौन कौन से रहे हैं। कहा जाता है कि साल 1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। इसके बाद साल 1853 में अयोध्या में विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर सांप्रदायिक दंगे हुए। हिंदुओं ने दावा किया कि राम मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने साल 1859 में अयोध्या में राम जन्मभूमि को विवादित जगह घोषित किया। इसके बाद वहां तनाव जारी रहा और आजाद भारत में साल 1949 में अयोध्या में मस्जिद के अंदर राम की मूर्तियां मिलने का दावा किया गया। साल 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाया, जिसके 7 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। इसके बाद साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान पक्ष को बराबर बांटने के निर्देश दिए। हालांकि साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिसके बाद इस साल सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर के आगे आमतौर पर उनके फैंस की भीड़ जमा होती है, लेकिन मुंबई मेट्रो पर दिए गए उनके ट्वीट के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में मेट्रो यार्ड शेड बनाने का समर्थन किया, जिसके लिए गोरेगांव इलाके में फॉरेस्ट के पेड़ काटने पड़ेंगे। इसीलिए पर्यावरण समर्थकों ने अमिताभ बच्चन का विरोध करते हुए उनके बंगले के आगे प्रदर्शन शुरू कर दिया।
इससे पहले अमिताभ बच्चन ने मेट्रो की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया था और लिखा था, ये प्रदूषण का समाधान है। मेरे एक दोस्त को मेडिकल इमरजेंसी थी, उसने कार के बदले मेट्रो से जाना चुना। वापस आकर उसने बताया कि मेट्रो तेज, सुविधाजनक और सबसे सही है। मुंबई मेट्रो की परियोजना का पेड़ काटने की वजह से विरोध हो रहा है, लेकिन अमिताभ बच्चन ने लिखा, प्रदूषण का समाधान अधिक पेड़ उगाओ। मैंने अपने बगीचे में लगाए हैं, क्या आपने लगाए हैं? लेकिन अमिताभ बच्चन के ट्वीट के विरोध में जुटे लोगों ने पोस्टर के जरिए जवाब दिया, जिस पर लिखा गया कि सीनियर बच्चन गार्डन जंगल नहीं बनाते हैं। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से मेट्रो यार्ड बनाने का विरोध हो रहा है, क्योंकि इसके लिए गोरेगांव इलाके के आर्य फॉरेस्ट को हटाया जाएगा और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 2700 पेड़ काटे जाएंगे और इसीलिए राज्य सरकार से इस फैसले को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने जब मेट्रो का समर्थन किया तो सियासी पारा चढ़ गया। शिवसेना और राज ठाकरे भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। पर निशाना साधा, जिसमें उनके दोहरे रवैये को दिखाया गया और तंज कसते हुए लिखा गया कि ए भी है और बी भी है। 2010 में अमिताभ बच्चन ने मेट्रो प्रोजेक्ट का विरोध किया था और इसे अपनी निजता के खिलाफ बताया था। अमिताभ बच्चन के ट्वीट के विरोध में कई और नामचीन हस्तियां सामने आई। वहीं मुंबई मेट्रो ने खुशी जताई और ट्विटर पर लिखा कि श्रीमान बच्चन, हमें ये जानकर बेहद खुशी हुई कि आपके मित्र ने जरूरत के समय मेट्रो पर विश्वास किया और मुंबई वासियों के साथ इस अनुभव को साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन अमिताभ बच्चन के मेट्रो के इस विवाद में कूदने के बाद तय है कि अब बहस और तेज होगी। लेकिन इस बीच अभिनेत्री मौनी रॉय ने भी मुंबई मेट्रो के खिलाफ एक वीडियो शेयर कर आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने लिखा कि जुहू इलाके में बन रहे मेट्रो प्रोजेक्ट से उनकी कार पर एक बड़ा पत्थर गिरा। मौनी रॉय ने मेट्रो की लापरवाही पर सवाल उठाया, साथ ही वीडियो शेयर करके अपनी कार के टूटे हुए कांच को भी दिखाया। लेकिन मेट्रो के मामले में अमिताभ बच्चन को अक्षय कुमार का समर्थन मिला है। अक्षय कुमार ने एक वीडियो शेयर करके मेट्रो की यात्रा को आरामदेह बताया और मेट्रो का पक्ष लिया। इस वक्त मैं मेट्रो में चुपचाप यहाँ आया हुआ हूँ। मैं शूटिंग कर रहा था घाटकोपर में और वहाँ से मुझे क्या बोलते हैं वर्सोवा पहुँचना था और मेरा मैप बता रहा था 2 घंटे 5 मिनट लगेंगे। तो मेरे साथ मेरे जो डायरेक्टर हैं राज, जिसने गुड न्यूज डायरेक्ट की, तो वो उसने मुझे कहा, अक्षय चल मेट्रो से चलते हैं। तो बोला यार भीड़ भाड़ काफी हो गई, चलना चलते हैं। तो बोला चल रिस्क लेके चलते हैं। तो 1-2 सिक्योरिटी गार्ड लिए और चुपचाप इधर बैठा हूँ कोने में। शायद कुछ लोग जानते हैं, बाकी लोगों को नहीं पता। आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से। तो लेकिन बढ़िया है यार, फटाफट 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ मैं। 2 घंटे का सफर 20 मिनट में हो रहा है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे स्टेशन, बहुत मजा आ रहा है। एंड ये देखिए मैं आपको चुपचाप दिखाता हूँ। फटाफट मुझे लगता है ये एक ही ट्रांसपोर्टेशन है जो एलिवेशन पे है और बारिश का कितना भी पानी भर जाए नीचे जमीन पे इसको कोई असर नहीं पड़ता, ये चलती रहती है। तो ये आइडिया मैं कहूँगा राज का था कि मेट्रो पे चलते हैं। तो राज थैंक यू वेरी मच। ये रहा राज भी है। ओके गाइस, सी यू, बाय बाय। कराची में एक हिंदू छात्रा की हत्या के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। पाकिस्तान के कराची में हिंदू छात्रा की हत्या की जांच और न्याय दिए जाने की मांग को लेकर लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर नम्रता को इंसाफ दो की मांग की। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कृष्ण मंदिर का उद्घाटन किया और कहा कि धार्मिक विश्वास और संघ दोनों समाज में एकता स्थापित करते हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 सितंबर को पश्चिम बंगाल में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामूहिक पिंडदान में शामिल होंगे। हरियाणा के गोहाना में सेकेंड हैंड बाइक का भारी भरकम चालान काटा गया। दस्तावेज नहीं होने की वजह से 5,000 की बाइक का 23,500 रुपए का चालान हुआ। बिहार के दरभंगा में एक बाइक का 9,800 रुपए का चालान काटने पर लोग भड़क गए। भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पुलिस की पिटाई की। ग्रेटर नोएडा में रेरा ने 16 बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए। इन बिल्डरों पर रजिस्ट्रेशन के आधार पर निवेशकों और बैंकों को गुमराह करने का आरोप है। यूपी के वाराणसी में ब्रह्मचारिणी मंदिर के पास एक 3 मंजिला जर्जर मकान का बड़ा हिस्सा बारिश के कारण भरभरा कर गिर गया। हादसे के वक्त मकान में मौजूद 9 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 82.72 अंकों की तेजी के साथ 36,563 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 23.05 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 10,840 के लेवल पर बंद हुआ। पंजाब के संगरूर में ईटीटी यानी एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग टेस्ट पास किए हुए कुछ शिक्षक पानी की टंकी पर चढ़ गए। पिछले कई दिनों से ये लोग नौकरी की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जान देने की चेतावनी देते हुए जब कुछ लोग पानी की टंकी पर चढ़े तो प्रशासन भी सख्ते में आ गया और माहौल तब और बिगड़ गया जब टंकी पर चढ़े एक शिक्षक ने वहां से कूदने की तैयारी शुरू कर दी। टंकी के किनारे खड़े इस आदमी का एक पैर बाहर था और वो लगातार नारेबाजी कर रहा था। उसके साथ खड़े शिक्षक भी नाराजगी से भरे नजर आए। वहीं नीचे खड़े प्रदर्शनकारी भी सरकार के खिलाफ गुस्से में थे। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਥੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ सब मौत ਸਾਨੂੰ कबूल होएगी। हालात देखते हुए प्रशासन ने आनन फानन में टंकी के नीचे सुरक्षा के इंतजाम किए। वहीं प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग हाथों में जाल लेकर खड़े हो गए तो कुछ वहां गद्दे बिछाने में जुट गए और तो और उनके साथियों ने हाथों में चादर लेकर टंकी में चढ़े लोगों को लपकने का इंतजाम कर लिया। इधर पुलिस के सामने लोगों का प्रदर्शन तेज होता गया। उधर टंकी पर चढ़े लोगों के तेवर तल्ख होते गए। प्रदर्शनकारी इसलिए भड़क गए क्योंकि पुलिस ने तबीयत खराब होने पर भूख हड़ताल कर रहे 2 शिक्षकों को जबरन अस्पताल पहुंचा दिया था। ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਲੈਫਟ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। शिक्षा मंत्री से बातचीत का भरोसा मिलने के बावजूद शिक्षक भूख हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं दिखे। हालांकि पुलिस ने उनको समझाने की पूरी कोशिश की। और फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले पाकिस्तान का नया पैंतरा सामने आया है। इमरान ने अपने एक नजदीकी और एक सलाहकार को अमेरिका और यूके में भारत विरोधी प्रदर्शन के लिए नियुक्त किया है। इमरान ने अपने सलाहकार जुल्फिकार बुखारी और पार्टी नेता सुल्तान महमूद चौधरी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। पाकिस्तान ग्लोबल फाउंडेशन और खालिस्तानी आतंकियों से कई बार मुलाकात कर चुके हैं जुल्फिकार बुखारी। आपको बता दें कि मैनचेस्टर में प्रदर्शन की जिम्मेदारी सुल्तान महमूद को सौंपी गई है। यूएनजीए में मोदी के संबोधन के दौरान बड़े प्रदर्शन की तैयारी में पाकिस्तान जुटा हुआ है। कश्मीर को लेकर 370 को लेकर हर तरफ पाकिस्तान को हार मिली है, तो अब इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आए हैं इमरान खान। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर एक फिल्मी गाने पर डांस करते हुए नजर आए। नायक नहीं खलनायक हूं मैं गाने पर डांस करते हुए आकाश विजयवर्गीय का वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और इसके बाद सियासी पारा चढ़ गया। डांस बढ़िया रहेगा। आज गाने की मंडली आवश्यक भी है क्योंकि अभी हीरो हीरोइन जरा कमजोर पड़ रहा है, तो ये परिवार एक अच्छी नाच गाने की मंडली बना लेगा तो अच्छा भीड़ जुटेगी। ये वैसे पहले बल्ला चलाया। लाइम लाइट में बने रहने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, रचनात्मक कार्य छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं। डांस का वीडियो वायरल होने के बाद कैलाश विजयवर्गीय काफी चर्चा में आ गए और उससे पहले आकाश विजयवर्गीय तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने नगर निगम के अमले पर क्रिकेट बैट से हमला कर दिया था। लेकिन डांस करने के वीडियो पर हमलावर कांग्रेस पर कैलाश विजयवर्गीय भड़क गए। इनकी सलाह की हमको आवश्यकता है क्या है? तो अच्छा प्रश्न पूछो है, तुम आप भी 54 छाप लोगों के प्रश्न तुम मुझसे जवाब मांग रहे हो। मोदी के लिए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। भारत की ओर से पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के लिए एयर स्पेस खोलने की मांग की गई थी, लेकिन 370 हटाने के बाद से बौखलाए पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। हिंदुस्तान से दरखास्त आई थी कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी वो जाना चाह रहे हैं जर्मनी और ओवर फ्लाइट की पाकिस्तान की वो एयर स्पेस इस्तेमाल करना चाह रहे थे 20 तारीख को जाने के लिए और फिर 28 तारीख को वापसी की वो इजाजत मांग रहे थे। पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को सामने रखते हुए
और हिंदुस्तान का रवैया सामने रखते हुए जो जुल्म और बर्बरियत और जो वहाँ हकतलफी हो रही है उसको सामने रखते हुए फैसला किया है कि हम वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को इजाजत नहीं देंगे और ये फैसला हमने इंडियन हाई कमीशन को कन्वे कर दिया है। और फिलहाल एक ब्रेक, लौट रहे हैं फौरन वापस।